मैं इस लड़की के करीब से बदला लेने जाता हूँ। एहतियात करता हूँ कहीं अपने गंदे खून से हमारा बच्चा ना पैदा कर ले। हमाद यूसुफजई के लहजे में हकारत थी। बाप के खून बहा में इसने खुद हरीम को वनी करने का मुतालबा किया था। वो घर से रुखसत हुई तो दुश्मन औरतें भी रो पड़ी, क्योंकि वो बहुत कम उम्र और नाजुक थी, जबकि हमाद 36 साल का कुड़ियल जवान और सख्त गुस्सील। एक रात जुनूनी कुर्बत के दौरान हमाद जब्त खो बैठा। इसी हफ्ते हरीम की कोख में हमाद का बच्चा ठहर गया। जाया कर दो इसे, रहेगा कहाँ मनहूस। आगा जी का लहजा अटल था। ये बच्चा और माँ दोनों यहीं रहेंगे, यहाँ। वो अपने दिल पर हाथ रखकर धाड़ा। इस रात वो हरीम पर। रात जैसे ही जमीन पर उतरी, चांदनी ने इठलाते हुए अपने पर फैलाकर पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। पूरे चांद के जोबन की बात ही कुछ और थी, और खिड़की से तकते हुए चांद जैसे चेहरे की नजरें इस वक्त चांद पर टिकी हुई थी। गोया वो दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबला आकर एक दूसरे के हुस्न को मात देने का इरादा रखते हो। बेपनाह हसीन चेहरा, सुरमई आंखें और सुर्खो सफेद रंगत, नफासत से सर पर ली गई शॉल अब ढलकते हुए जरा सा अटकी हुई थी, लेकिन फिर भी वो नजर जमाए चांद को देख रही थी। आज तो इसके हुस्न के जलवे ही निराले थे। गालों पर छाया हुआ गुलाल न जाने दिल की धड़कन क्यों अफसुर्दा थी। आज दिल किसी और तरतीब से धड़क रहा था कि गुजरी रात का एक एक लम्हा एक एक अंदेशा बनकर दिल की सरजमीन पर उतर रहा हो। और तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसने पलट कर देखा। शॉल अब कंधों तक आ चुकी थी। हवा के जोर पर बाल उड़कर खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। और फिर एक मुलायम सी आवाज पूरे कमरे में इर्ताश बर्पा कर गई। कौन? इसने गोया सरगोशी की और आने वाले वजूद ने झांक कर इसे देखा। नजरों को खैरा कर देने वाला चेहरा वाज़ह था। गुलनार इसे देखते हुए कमरे में दाखिल हुई तो वो पूरी की पूरी गुलनार की जानिब पलट गई। पाजेब की छिन छिन ने कमरे की हर चीज को सहम जाने पर मजबूर कर दिया, और चूड़ियों भरे हाथों ने अपनी खनक की छाप हर चीज पर छोड़ दी। वो खुशबुओं में बिखरी हुई हसीन लड़की अपनी पूरी आंखें फैलाए गुलनार को देख रही थी, और गुलनार इसके कान के करीब आकर झुकी जैसी कोई गहरी सरगोशी की थी, और इसने दहलते हुए दिल पर हाथ रख लिया। आंखों में कुछ मजीद खौफ उतर आया था। इससे पहले कि वो नफी में सर हिला देती, गुलनार ने इसका बाजू पकड़ लिया। क्या करती है हरीम? कुछ ही देर तक वो छत पर पहुंचने वाले होंगे। इनका सर कलम करवाने का इरादा है क्या? और इसने मजीद हैरत से गुलनार के चेहरे को देखा था। कसम खुदा की सच कह रही हूँ, अगर छत पर आप नहीं जाएंगी तो वो पूरी रात छत पर खड़े रहेंगे अपने वादे को पूरा करने के लिए। ये तो आप जानते हैं कि जई कबीले के होने वाले सरदार हैं, अपनी इज्जत के पक्के। इसका अंदाज ऐसा था कि बात करते हुए हवा को भी अंदेशा न गुजरे कि इस वक्त इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था। और हरीम के मासूम से चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए हैं। इन्हें जाकर कहो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मर जाऊंगी डर से। अगर लाला ने देख लिया तो कहर ढा देंगे। आदिल खान का खौफ कोई मामूली चीज तो नहीं थी। एक ऐसा खौफ था जिसे पूरे हवेली पर अपनी धाक बैठा रखी थी, और वो भी ऐसी खौफ के जेरे असर थी। वो 3 भाइयों की इकलौती शहजादी थी जिसे इन्होंने बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा हुआ था। खान हवेली में इसका राज था, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा खौफजदा आदिल खान से होती थी, जिनके गुस्से के बाइस कोई सर उठाकर बात करने से भी कतराता था। गुलनार के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अगर ऐसा था तो कल हामी नहीं भरनी थी तो वो एक मामूली मुलाजमा की बेटी, लेकिन फिर भी इसे इतनी हैसियत हासिल थी कि वो हरीम के करीब आकर कुछ भी कह लेती थी, क्योंकि हरीम और वो हम जोलियां थी। और इन दोनों के दरमियान मुलाजमा और सरदार बेगम से ज्यादा रिश्ता दोस्ती का था, जो बहुत मजबूत और पायदार था। लबों को दांतों में दबाकर वो परेशान हल खड़ी थी। वक्त सिरकता चला जा रहा था और कोई भी फैसला करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। हालांकि पिछले 2 दिनों से वो ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि जो लम्हा इस वक्त इसके सर पर खड़ा था, फिर भी पहली मुलाकात के वसवसे किसको नहीं घेरते। हर एक का दिल लड़ता है, कांपता है और पसलियों में उधर मचा देता है, और इसका दिल भी कुछ ऐसे हो रहा था। सुरमई आंखों में हलकोड़े लेता हुआ खौफ बढ़ा, और फिर इसने एक पल के लिए इसे पसे पुश्त रख दिया।
अगर हमाद यूसुफ जई इसके दीदार के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आ सकता था तो वो एक आखिरी मुलाकात करके इसे बावर तो करवा सकती थी कि वो अपने भाइयों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी, ताकि जई कबीले का वो भटकता हुआ सरदार दोबारा इसकी राहों में खाक न बनने आता। हमें ले चलो गुलनार, क्या तुमने यकीन दहानी कर लिया कि हवेली में सब लोग सो चुके हैं? और गुलनार ने इस बात में सर हिलाते हुए इसे यकीन दिलाया था, और इसे भी गुलनार पर खुद से ज्यादा भरोसा था। वो अपनी जान तो जोखिम में डाल सकती थी, लेकिन हरीम की नहीं। इस कमरे से निकलने के लिए इसने सबसे पहले पैरों से पासेब को उतार दिया था। वो नहीं चाहती थी कि ये छिन छिन सारी कायनात को बेदार करके बता दे कि वो बगावत की तरफ पहला कदम उठाने वाली है, या फिर इन जंजीरों को तोड़कर मोहब्बत की जाने पहला कदम बढ़ाया जा सकता था। इसने शॉल को अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटते हुए थोड़ा सा पल्लू उठाकर अपने चेहरे को ढांप लिया। गुलनार इसे लेकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मैंने पिछले दरवाजे से इन्हें अंदर आने दिया है और इस वक्त वो छत पर है। छत पर ही मुलाकात मुमकिन है, वरना नीचे किस कदर पहरेदारी है आप अच्छी तरह जानती हैं। वो अभी भी सरगोशी में बात कर रही थी और हरीम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सांसों की तेज रफ्तार के बायस कदम उठाना मुहाल था, लेकिन फिर भी वो तेज कदमों के साथ जीने अबूर करती जा रही थी। और आखिरी जीने पर गुलनार रुक गई। मैं यही इंतजार करूंगी, इसने पलट कर एक तसल्ली भरी नजर गुलनार पर डाली थी और फिर छत पर आ गई। चेहरे को इसने अभी तक ढांप रखा था, बस सुरमई छलकती हुई आंखें जिन्हें देखकर कोई बेताब होकर यहाँ तक दौड़ा चला आया, वही जाहिर होकर सारी गद्दारी की वजह बनी हुई थी। वो बिल्कुल बेखौफ होकर वाज़ा खड़ा था, जो वो जल्दी से इसकी जाने बढ़ी और शॉल के पल्लू से पकड़ते हुए इसे खींचकर अंधेरे में कर दिया। इसने कसम इसे हाथ लगाने से इज्तनाब किया और खुद थोड़ा दूर होकर खड़ी रह गई। यहाँ पर क्यों आए आप? आप जानते कि इस हवेली के लोग पकड़े जाने पर आपका क्या हश्र करेंगे? वो कह रही थी और वो बस इस नरम सी आवाज में खोता चला गया। पूरे चांद की चांदनी और हल्की हल्की ठंडी हवा जो बार बार इर्द गिर्द से गुजरते हुए गुस्ताखियां कर रही थी। सिर्फ एक बार आपकी आंखों को देखा है और इस तरफ में यहां तक चले आए हैं, तो सोचें जब इश्क में निडर होकर सबके सामने खड़े हो जाएंगे तो खटक कबीले का कोई भी मर्द हमारे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। वो लम्हे भर को खामोश हो गए। अब हमसे क्या चाहते हैं आप? दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इस शख्स की आवाज इसकी समातों पर गहरा वार कर रही थी। वो 35 साल भरपूर मर्द, ज़नई कबीले का सरदार था, जिसने हाकिम खान के बाद पग अपने सर पर रख ली। सारी सल्तनत को अकेले संभाल लेना था। सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम बुरी तरह अपनी दीवानगी का शिकार हो गए हैं। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, इसे दरमियान में ही टोक दिया। गुलनार बता चुके हैं हमको, और ये आज का वाक्य नहीं, पिछले 2 सालों से सुनती चली आ रही हूँ। 2 सालों की तड़प कम तो नहीं होती हरीम खटक। इन 2 सालों में कोई ऐसा लम्हा नहीं जब हमने आपको ना चाहा हो, आपसे इजहार मोहब्बत ना किया हो, और ये यकीन न रखा हो कि आपकी बेताब धड़कनों पर भी हमारी हुक्मरानी होगी। इसने पलट कर एक नजर इसे देखा। वो जो अभी तक पुश्त किए खड़ी थी पलटी और शॉल हल्की सी रखती हुई लबों तक आन गिरी। इसने फौरन शॉल को संभाल लिया। खुदा का खौफ करे, हमारे भाइयों ने सुन लिया तो कयामत बर्पा कर देंगे। बेताब आंखें कुछ और कहानी सुना रही थी, लेकिन वो लबों से वो लफ्ज अदा नहीं कर सकती थी जो बगावत को जन्म दे देते। हकीकत तो ये थी कि इसका दिल भी इन हसीन पैगामों को सुनने का आदी हो चुका था। 2 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं था जब इसने गुलनार तक ये पैगाम न पहुंचाया हो कि वो सिर्फ चंद लम्हे इससे मुलाकात करना चाहता है। इसके सामने खड़ा होकर ये जसारत करना चाहता है कि वो इसे बता सके कि वो इसके इश्क में मुब्तला है। ये जानने के बावजूद कि ये दोनों कबाइलों से एक दूसरे के दुश्मन है और सालों पर मुहित दुश्मनी को दिनों में खत्म करना कोई आसान काम नहीं होता। हमें इजाजत दे जई साहब। वो पलट कर जाने लगी। चूड़ियों की खनक ने बेताबी जाहिर की थी। गुलनार इसकी मुंतजर थी और मुलाकात का टाइम खत्म हो चुका था। दोबारा कब? इसने पूछ लिया और वो भी न रोक के कहती चली गई, क़यामत तक तो मुमकिन नहीं, हम मुमकिन बना लेंगे, याद रखिएगा। वो बस जीनों से उतरते हुए इसके कदमों की आहट को सुनता चला गया। गुलनार ने पिछला दरवाजा खोल दिया। न जाने कब वो वहां से उतरा और पिछले दरवाजे से अंधेरी गली में गायब हो गया।
किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि इस अंधेरी रात के बाद जो हंगामा बर्पा होने वाला है, वो हंगामा इन जोगस किसी के टूटने से नहीं टूटेगा। वो कमरे में आ चुकी थी, लेकिन दिल बेतरतीब धड़क रहा था। बेड पर औंधे मुंह गिरे, न जाने कितनी देर वो इसके खुमार में डूबी रही। हमाद यूसुफ सही इस इलाके का ऐसा जवान जिस पर हर लड़की मरती थी, और वो कुड़ियल जवान अगर किसी पर मर मिटा था तो वह हरीम खटक थी, जिसे सिर्फ एक नजर देखने के बाद वो यूं बेताब हुआ कि इसने सुना था कि वो हवाओं के पन्नों पर इसका नाम रकम करते हुए ये पैगाम सब कर चुका है कि एक रोज इसे अपने दिल की मलका बनाकर इसे कबीले का हिस्सा बना लेगा, जो कि मुमकिन नहीं था। आंख के एक कोने से हल्की सी नमी को इसने उंगली के पोरों से साफ कर डाला और दिल बेताब को संभालते हुए नींद की वादियों में उतर गई। इसे अंदाजा नहीं हुआ खटक कबीले की अगर इसे शहजादी कहा जाता तो बेचा नहीं होगा। बाबा की सरबराही में वो 3 शहजादों की जेरे सरप्रस्ती यहाँ अयाशी कर रही थी। किसी को इतनी इजाजत भी नहीं थी कि हरीम खटक की सांसों की आवाज को सुन लेता, और कुछ वो जई कबीले का सरबरा यहाँ तक आकर इसकी धड़कनें सुनने का इरादा रखता था। इनकी बहन इनकी ताकत थी और वो इसके लिए मर सकते थे, लेकिन इसकी हिफाजत में खयानत नहीं कर सकते थे। लेकिन ये वक्त बताने वाला था कि ये हिफाजत कितनी देर पा होगी। ये तकरीबन फजर का वक्त था जब बड़ी शिद्दत के साथ इसका दरवाजा धर आ गया। वो दहलते हुए दिल के साथ उठी। अभी नमाज में कुछ वक्त था, इसलिए इसकी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन इस वक्त पूरी आंखें खुली हुई थी और वो दौड़कर बेड से नीचे उतरी और दरवाजा खोल दिया। गुलनार सामने खड़ी थी, इसकी आंखें काफी हद तक फैली हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को बंद कर दिया। हरीम ने अपने धड़कते हुए दिल को संभाला था। क्या हुआ? नींद तो भग से उठ चुकी थी, अब सिर्फ अंदेशे थे। गुलेज खान से गजब हो गया। हमाद यूसुफ जई के बाप को इससे दानिस्ता तौर पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था, और वो फटी फटी नजरों से गुलनार को देखते हुए दीवार के साथ जा लगी। या खुदा, सांसों के साथ ही सरगोशी बरामद होनी थी। यूसुफ खान से ही नहीं रहे और इनको खत्म कर देने वाला इसका मंचला भाई था गुलरेज खान। हुआ क्या, कब, कैसे, वो ये तो नहीं जानती थी, लेकिन ये जानती थी कि अब कहर के अलावा कुछ नहीं होगा। और जब से हमाद यूसुफ सही इसकी धड़कनों पर विराजमान हुआ था, वो इसी कहर से तो खौफजदा रहती थी। जई कबीले के लोग गुस्से से भिपड़े हुए शेर की तरह हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि गुलेज खान के टुकड़े टुकड़े कर दें। वो इसे हर एक खबर दिया करती थी, और शार को संभालते हुए वो फौरन बाहर की जानिब दौड़ी और सीधा अम्मा जान के कमरे में पनाह ली। वो जिस तरह रो रही थी, इससे यकीन हो चुका था गुलनार जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी, और अम्मा की आगोश में सरकते हुए वो भी सिसक पड़ी थी। दुख एक नहीं था, वो दुख ये था कि एक दिन भाई की मोहब्बत और दूसरा दिल की एक अनजानी सी ख्वाहिश का टूट जाना। इसे यकीन था अब क्या होगा। जैसे यूसुफ खान जई को जेरे जमीन दफन कर दिया जाएगा, एक जलजला आएगा और इसकी जद में हर चीज आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक पंचायत और इसका भाई गुलेज खान हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, और ये दुश्मनी मजीद बढ़ती चली जाएगी। सुनने में आ रहा था कि वो अचानक गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन भला जई खानदान के लोग ये मानने को तैयार होते? दुश्मनी थी, अब अगर अचानक भी कुछ हुआ था तो वो कहाँ यकीन करने वाले थे? वो तो हरगिज यकीन नहीं कर सकते थे, और ऐसा ही हुआ। इस शाम हमाद यूसुफ जई के बाप को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। सुबह जब वो मुलाजिम के साथ चहल कदमी करने के लिए निकले तो गुलेज खान ने अपनी गाड़ी की टक्कर मारते हुए इन्हें अपनी नींद सुला दिया। सर में लगने वाले पत्थर की नोक कैसी सलाख की तरह इनके दिमाग में धंसती चली गई और वो वहीं दम तोड़ गए। और गजब ये हुआ कि गुलेज खान ने पलटकर खबर लेने के बजाय वहां से फरार होना बेहतर समझा, जो इस शक पर यकीन की मोहर था कि इसने जानबूझकर ऐसा किया। दुश्मनी की आड़ में एक शरीफ इंसान की जान चली गई। हमेशा से इनके मद्दे मुकाबिल हाकिम खान जई ही आया था, लेकिन इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अगर किसी ने कोशिश की थी तो वो यूसुफ खान जई था, जो हरगिज नहीं चाहता था कि खट्टक कबीले के साथ किसी भी तरह की दुश्मनी को रवा रखा जाए। हमाद की आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। एक बेटे के लिए ये कयामत का मंजर होता है जब वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने हारता हुआ देख ले, और इसकी तो जिंदगी उजड़ चुकी थी।
वो सोच भी नहीं सकता था कि यूं इसके सर से साइबान छीन लिया जाएगा। हालांकि वो कुड़ियल जवान था, लेकिन फिर भी बाप की मौत कमर तोड़ देती है और इसकी भी कमर टूट गई। इस रात वो अपने कमरे में परवाज से एक कंधों पर रखी हुई थी जब हाकिम खान से कमरे में दाखिल हुआ और इसके करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल पंचायत में अपने हाथों से गुलेज खान का खात्मा करूंगा और तुम्हारे वजूद में सकून दौड़ जाएगा। लेकिन वो चुपचाप सर झुकाए बैठा रहा। सकून इतनी आसानी से मैयत में रहने वाला नहीं था। अगर वो गुलेज खान को अपने हाथों से भी खत्म कर देता तो भी यूसुफ खान सही कभी लौट कर नहीं आता। बेताबी इसकी नस नस में फैलती जा रही थी। एक तरफ बाप की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ वो लड़की, लेकिन बाप की मोहब्बत हर चीज पर गालिब थी। जवान खून जोश में था। वो चाहता तो अभी जाकर जई कबीले में हर एक के टुकड़े टुकड़े कर देता, चाहे इसके बदले में खुद भी टुकड़ों में तब्दील हो जाता। लेकिन अगर सकून इसे इस तरह आना होता तो अपने सकून के लिए खुद उठ खड़ा होता। गहरी सुर्ख साकत आंखें जिनमें तूफान बरपा हो चुका था, इसकी रग रग में एक तलातम बरपा था। भला कोई इसकी मौजूदगी में इसके बाप को कुचल कर चला जाए और वो खामोश रहे। अपने बाप का इकलौता बेटा था, 2 सौतेली बहनें जो इसकी सौतेली मां से पैदा हुई, वो भी इसी हवेली में रहती थी और यूसुफ खानजई के बाद भी वही इनका सहारा था। जबकि हाकिम खानजई की 4 औलादें थी, 3 बेटे और 1 बेटी। नूर जो हमाद यूसुफ जई की मंग थी, पीपल के इस शानदार दरख्त के नीचे जा बजा 4 पाइयां बिछा दी गई। लोग बेताब थे ये फैसला सुनने के लिए कि कैसे गुलरेज खान को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा। इस इलाके में फैली हुई दुश्मनी से हर एक वाकिफ था और 4 कबीले के सरदारों ने मिलकर ही आखिरी फैसला करना था। वो वहां मौजूद था। हाकिम खान अपनी मुच्छों को ताव देते हुए इसके पहलू में विराजमान थे और थपकी देते हुए ऐसे कह रहे थे कि वो अपने हाथों से गुलरेज खान के छीथड़े उड़ा देगा और तभी ये बदला पूरा होगा, क्योंकि किसी सूरत भी माफी तलाफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हर कोई बेताब था, हर कोई ये फैसला सुनना चाहता था। हर एक के दिल धड़क रहे थे। किसी की आंखों में दुख था तो किसी की आंखों में तजस्सुस था और गुलरेज खान अपनी बात पर कायम था कि इसने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक हादसा था। और इस बात के चश्मदीद मुलाजिम भी वाकिफ थे कि ये सब कुछ हादसाती तौर पर हुआ। वो सिर्फ घबराहट के मारे वहां से निकलने में कामयाब हो गया, क्योंकि इसे यकीन था कि जई कबीले का अगर कोई भी शख्स वहां पहुंच जाता तो शायद इसे मौके पर ही मौत के घाट उतार देता। सरपंच खुदादाद खान की आवाज ने एक सकूत बर्पा कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 हरीफ कबीले खानजई और खटक कबीले के दरमियान दुश्मनी बरसों से चली आ रही है, लेकिन अब आकर नई नस्ल ने दुश्मनी को थोड़ा सा बेहतर करने की जहां कोशिश की है, वहीं यूसुफ खानजई की वफात ने दुश्मनी को एक नया रंग दे दिया है। और ये वफात बदकिस्मती से गुलरेज खान के हाथों हुई। पंचायत के मुताबिक होना हो तो यही चाहिए कि जान के बदले जान, लेकिन अगर खानजई कबीले का सरबराह यानी कि हाकिम खानजई अगर गुंजाइश बरते तो खून बहा की रकम का मुतालबा भी कर सकता है। और हाकिम खान ने तकिए इसे टैग लगाते हुए इनकी बात की तरदीद कर दी। आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि हमारे भाई की मौत का जिम्मेदार गुलरेज खान है और हमें इसी पंचायत में गुलरेज खान की आखिरी सांसों को गिनना है। आदिल खान का दिल तड़प उठा था। इनके बाप खराब तबीयत की वजह से पंचायत में नहीं आ पाए, क्योंकि अब वो बुजुर्गी का शिकार हो चुके थे और ऐसे झगड़ों और पंचायतों से इन्हें दूरी रखा जाता। लेकिन आदिल खान अपने दोनों भाइयों के हमरा यहाँ मौजूद था, क्योंकि यूसुफ खानजई का असल वारिस हमाद यूसुफ जई है। इसे कबीला हमाद यूसुफ जई के हवाले किया जाता है। वो जिस भी बात का मुतालबा करेंगे वही पूरी कर दी जाएगी। और आदिल खान ने बड़ी बेबस नजरों से हमाद यूसुफ जई को देखा, जिसे सर उठाकर इन तीनों भाइयों को देखा। हाकिम खान ने थपकी दी थी। दिल में अजीब सा दुख फैला हुआ था। इसने अपने बाप को खो दिया था और बाप को खत्म कर देने वाला शख्स इसके सामने बैठा था। हर एक को यकीन था कि हमाद यूसुफ जई गुलरेज खान की जान है, मतलब मुतालबा करेंगे, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि खानजई थोड़ी सी भी गुंजाइश बरत ले। मैं अपने बाबा जान के बदले में जो कुछ मुतालबा करूंगा मुझे इसी पंचायत में दिया जाएगा। इसके अल्फाज इतने मजबूत थे कि हर एक की तवज्जो इसकी जानिब उठ गई।
वो कुड़ी जवानी जिसके लहजे में शेर जैसी ताकत थी, जो बात करते हुए जरा भी घबरा नहीं रहा था। बिल्कुल इसी की आंखें गुलरेज खान पर जमी हुई थी और आदिल खान का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसके पहलू में मौजूद भाई में इसकी जान बसती थी, जबकि दूसरे जानिब इसका छोटा भाई अदनान खान भी मौजूद था। मैं चाहता हूं कि इस पंचायत में मुझे वनी के तौर पर खटक खानदान की बेटी हरीम खटक का निकाह चाहिए। और महफिल में एक सकूत तारी हो गया। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मर्दों की पंचायत में किसी औरत को वनी करने के बारे में सोचा जाएगा। ये रस्म भी पठानों में माकूल समझी जाती थी, लेकिन इस वक्त जब खान जान के बदले में जान का मुतालबा करने पर कोई मर्द दस्तयाब ना हुआ, लेकिन हमाद यूसुफ जई के फैसले ने हर एक को साकित कर दिया। हाकिम खान पहलू बदल कर रह गए थे। इनके अंदर का तैश किसी सूरत कम नहीं हो रहा था, जबकि आदिल खान के दोनों भाई भी भड़क उठे। गुलरेज खान सामने आ गया। अगर चाहो तो इसी वक्त मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहन का नाम मत लेना। वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनकी शहजादी पर कोई आंच भी आए, जो भी महज 21 साल की थी, और सामने बेटा हुआ हमाद यूसुफ जई पूरे 35 बरस का कड़ियल जवान मर्द था, जिसकी जवानी की उभरती हुई शान से हर कोई वाकिफ था। मैं अपना मुतालबा कर चुका हूं और अपने मुतालबे से वापस नहीं हटूंगा। वोट खड़ा हुआ। शॉल को कंधों पर फैलाकर इसने पुश्त पर हाथ बांध लिए, और चूंकि ये फैसला पंचायत का था और किसी सूरत भी वो नहीं हट सकते थे, इसलिए आदिल खान के हुक्म पर ही हरीम खटक को हमाद यूसुफ जई के निकाह में दे दिया गया। कोई नहीं जानता था कि इसमें फैसले के पीछे क्या राज है, लेकिन हाकिम खान के पांव बुरी तरह जल रहे थे। वो कैसे यकीन कर सकता था कि हमाद यूसुफ जई इसके फैसले के खिलाफ चला गया। आगा जान, मुझ पर भरोसा रखे। मैंने जो कुछ सोचा है वो ज्यादा देर पाए। मैं इसी हवेली में इस लड़की को पल पल अपने पास रखूंगा, और ये तड़प खटक खानदान के लिए एक गहरी तड़प साबित होगी। इससे आगाजान को कायल तो कर लिया था, लेकिन आगाजान का फैसला बदलने का इरादा नहीं था। एक तरफ आपने फैसले से पीछे हटना और दूसरी तरफ अपनी बेटी के अरमान थे। नूर इनकी इकलौती बेटी थी और वो अच्छी तरह जानते थे कि वो हमाद यूसुफ जई से मंसूब है, और किसी भी सूरत अपनी मन के अलावा किसी दूसरे से शादी करना कबीले के सरदार को जेब नहीं देता। वो मंग कर किसी और के नाम मुंतकिल होना भी काफी मायूब समझा जाता है। हरीम तो बस साकित सी थी। वो कभी वहम गुमान में भी नहीं सोच सकती थी कि ये दिन भी आ सकता है जिसको उसने कभी तस्वुर नहीं किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी एक पल में यूं बदल जाएगी। वो नहीं जानती थी कि इससे खुशियां मनानी चाहिए, रक्स करना चाहिए, या फिर किसी जिंदा लाश की तरह खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, जिसके बस में कुछ नहीं होगा। हवेली के अंदर ही सामने हमाद यूसुफ जई के नाम को इसके सामने दोहराया गया और इसे रजामंदी जाहिर कर दी थी। वो जानती थी कि एक बार इस हवेली से चले जाने के बाद कभी लौट कर यहाँ नहीं आ पाएगी। गुलनार की आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। भला कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि वो शहजादी यहाँ से यूं अलविदा हो जाए, जबकि सब लोग जानते थे कि वनी में ले जाने वाली औरत के साथ कैसा सलूक किया जाता है। इससे सब लोगों के दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। हमाद यूसुफ जई के साथ जिस वक्त वो इस घर में दाखिल हुई थी, हलीमा बेगम तो सीखा होकर रह गई और नूर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भला कैसे तस्वुर कर सकती थी कि खानसाई इसके मुकाबले में किसी और को लेकर आए। न जाने कितने अरसे से इनके जहन और दिलो दिमाग पर सिर्फ हमाद यूसुफ जई का कब्जा था, और अब वो शख्स इसके मुकाबले में किसी और को लेकर आया था, जिसकी बीवी के दर्जे पर आई हुई लड़की थी, लेकिन निकाह हो चुका था और वो इस हैसियत को अच्छी तरह जानती थी। हाकिम खानसाई ने बाजों से झंझोड़ते हुए इस लड़की को फर्श पर गिरा दिया था। चंद कदम दूर हमाद यूसुफ जई ने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया। वो पर्दे में थी, मुकम्मल अबाए में। इसने अपने वजूद को छुपा रखा था। बस सुरमई आंखें शिद्दत से रो रही थी, जैसे रोते हुए अपनी बेबसी का इजहार कर रही हो। तुम यहाँ पर से वनी में आई हुई लड़की हो। खबरदार, अगर कभी इस हवेली पर अपना हक जाहिर करने की कोशिश की या हमाद यूसुफ जई की जिंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश की, वरना भयानक सजा तुम भी भुगतोगी और तुम्हारे भाई भी। हाकिम खानसाई के सख्ती करने पर वो टूटकर किरची किरची हो गई। इसने भला कहाँ बर्दाश्त किया था इतना सख्त रवैया। इसे तो आज तक किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह ट्रीट किया जाता था, जो जरा सी ठोकर से टूट जाएगी
حماد یوسف زئی نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور وہ فوراً اسے لیتے ہوئے حماد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور نوٹ پیڈ پٹک کر تھلملاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زنان خانے کی جالی سے وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور دل پر کس طرح سانپ لوٹ رہے تھے اسے وہی جانتی تھی۔ خان سائی پر صرف اس کا حق تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ہر چیز کو زمین بوس کر دیا اور حلیمہ بیگم تو بس اسے سہارا دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ خان سائی اسے ونی میں لے کر آئے ہیں، اس لیے اس کا مقام واضح ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا۔ ملازمہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی، اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ بیڈ پر بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بھلا اپنوں سے جدا ہونا اتنا آسان تھا؟ جب اسے یقین تھا کہ اب اس حویلی سے وہ واپس نہیں جا پائے گی، چاہے اس کی سربراہی صرف ونی کے پاس تھی، لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے اور ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کی حیثیت کتنی ہوتی ہے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھی، کیونکہ اس گھر میں آنے کے بعد ہی اس نے اچھی طرح باور کروا دیا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اپنی پوری شان کے ساتھ۔ وہ رات کے اندھیرے میں عشق جتانے والا شخص آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی تک پردے میں تھی، بالکل اس طرح اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور وہ بس اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ لہو جھلکاتی ہوئی آنکھیں جب سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں تو ایک حشر برپا ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے دکھ میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ منہ پھیر گیا۔ یقین رکھنا کہ حریم خٹک یہاں پر صرف ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے، اس نے کہہ دیا تھا اور وہ رخ موڑ کر دوبارہ بیٹھ گئی، اس یقین کے ساتھ کہ حریم خٹک ایک بے قصور لڑکی ہے جو حریم یوسف زئی بن کر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات کو مکمل کر لیتی حماد نے اسے درمیان میں روک دیا تھا۔ عشق اپنی جگہ، لیکن بابا کی جان میں رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ گلریز خان کو ایک ایک پل میں ہزاروں دفعہ تڑپنا پڑے گا۔ اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے سرمئی آنکھوں کو اس کے چہرے پر جما دیا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بیتاب رہنے والا شخص آج منہ موڑ کر کھڑا تھا، پشت پر ہاتھ باندھے وہ چٹان جیسی مضبوط لہجے سے بات کر رہا تھا۔ تو پھر کیا یہاں نہیں تھا؟ میں ہو جاتا۔ وہ بحث لگا کر کھڑی ہو گئی اور حماد نے پلٹ کر ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس وقت بحث مباحثے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس وقت غصہ اتنا شدید تھا کہ وہ سارے عشق کو پسے پش ڈال کر اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، اس لیے باہر نکلتے ہوئے اپنے کمرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ آج رات وہ اس کے پہلو میں بھی تھی، لیکن وہ اس کیفیت میں نہیں تھا کہ اس کے آنے پر خوشیاں مناتا یا شہنائیاں۔ وہ محبت میں بکھرا ہوا وہ بدنصیب شخص تھا جو محبت کے مل جانے پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ خٹک خاندان سے ایک ٹکر لینی پڑے گی اور تبھی حریم خٹک اس کے حصے میں آئے گی بھی یا نہیں اس بات کا تو اسے یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتا تھا اور وہ بن مانگے میوے کی طرح اس کے آغوش میں آ گئی۔ تب تک وہ اس کی محبت نہیں تھی بلکہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے صرف یہی سوچا تھا کہ اگر اس نے گلریز خان کو یہی ختم کر دیا اور کل اگر یہ بات نکل آئی کہ گلریز خان واقعی بے قصور تھا، یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا، تو وہ پوری زندگی ضمیر کے بوجھ میں گزار دے گا۔ اور اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے اور اس وقت دوسرے کمرے میں چلے جانا بھی اپنی کیفیات پر قابو پانا تھا۔ وہ بایا اتار کر بستر پر لیٹ گئی، دل بے قراری اور بے تابی سے ڈوبا ہوا تھا۔ نیند تو کہاں آنی تھی، پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ جب صبح فجر کی اذان کے ساتھ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ فوراً بیدار ہو کر دروازے تک آئی۔ دروازے پر کھڑی ہوئی نور نے اسے بڑی سخت نظروں سے دیکھا تھا اور پھر ایک ہی نظر میں اس نے حماد یوسف زئی کے پورے جائزہ لے لیا۔ جب اس سے ملازمہ کے ہاتھوں یہ معلوم ہوا تھا کہ حماد یوسف زئی جب رات اپنے کمرے میں نہیں تھا تو ایک سکون اس کے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن پھر بھی اس کی غیر موجودگی میں وہ ونی ہوئی اس لڑکی کو اپنی اوقات سے متعارف کروانے کے بعد اسی ویلی میں نور حاکم کی حیثیت سے آگاہ کروانا چاہتی تھی تاکہ وہ کسی بھول میں نہ رہے، اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے چاند جیسے حسین چہرے کو دبوچ لیا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر ضبط نہیں کر پائی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک حسد کی لہر نے اس سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو، خان سائی کے کمرے میں موجود ہو، لیکن اس کی باہوں میں رقص کرنے اور ٹوٹ کر بکھر جانے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، کیونکہ یہ حق صرف ان کی منگ نور حاکم کا ہے۔
इस बात से तो तुम वाकिफ होगी कि तुम एक दुश्मन कबीले की लड़की हो और खान तुम्हें कभी तस्लीम नहीं करेंगे और मैं इनकी मंग हूं। इस हवेली के मर्द अपनी जान तो गंवा सकते हैं लेकिन अपनी मंग नहीं छोड़ सकते। और वो बस खामोशी से सर झुका कर रह गई। अगर कोई और वक्त होता तो शायद वो जलन और हसरत से नूर हाकिम को मुफर कर जवाब दे देती, लेकिन अब इसकी हैसियत और थी। हो सकता था कि वो शख्स सारी जिंदगी नूर पर मयसर रहे और वो बस किसी लौंडी की तरह कदमों में पड़ी जिंदगी गुजारती। अम्मा का हुक्म है कि नीचे आकर मुलाजमा के साथ घर के कामकाज संभालो, तुम यहाँ महारानी बनकर ऐश करने नहीं आई। इसने इतनी शिद्दत से इसके चेहरे को दबोचा था कि नूर के नाखून इसके नाखून रुखसार में पेवस्त हो गए। आंसू टूट कर रुखसारों को भिगो गए और नमकीन पानी ने जलन में मजीद इजाफा कर दिया था। नूर इस पर सख्त नजर डालकर वापस चली गई और वो जिसने आज तक सरदारी की थी वो कहाँ वाकिफ थी कि हवेली में कामकाज को कैसे संभाला जाता है। लेकिन फिर भी हुक्म मिलने पर शॉल को अच्छी तरह लपेट कर वुजू करने चली गई, क्योंकि नमाज अदा करने के बाद वो नीचे जाने का इरादा रखती थी। इसने मुलाजमा के साथ वो सब कुछ करवाया जो कुछ हो सकता था, लेकिन इनके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी। हो सकता था कि गुजरे हुए हर दिन के साथ वो इस सब कुछ सीख जाए, क्योंकि अब ऐसे ये सब कुछ ही करना था। मखमली हाथ पल भर में सुर्ख हो गया, क्योंकि वो आदी नहीं थे कामकाज के। खट्टर कबीले में इस वक्त हशर बर्पा हो चुका था। सब लोग बेताब और बेकरार थे, खासतौर पर इसके घर वाले। हवेली तो इसकी बासी हो चुकी थी। वो क्या गई हवेली की सारी रौनक ही साथ ले गई। लेकिन इन्हें यकीन था कि जब इनकी बहन के साथ कोई जुल्म ज्यादती होगी तो वो फौरन खुद हवेली पहुंच जाएंगे और अपनी बहन को वापस लेकर आएंगे, चाहे इन्हें अपनी जान पर खेलना पड़े। लेकिन वो इसकी कुर्बानी हरगिज नहीं देना चाहते। वो इसे कमरे में लाने के बाद फरामोश कर गया। वो सारा दिन जनान खाने में रहती, जुल्म सितम बर्दाश्त करती। हलीमा बेगम की सख्त बातें, नूर का सख्त रवैया, हत्ता कि कभी कभार तो वो हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करती थी। और इन दो तीनों में बुखार ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। वो कहाँ आदी थी इतने सख्त रवैयों की, इतनी मेहनतों की। इससे तो बस हुक्म चलाना आता था और वो शख्स न जाने 2-3 दिन से कहाँ गायब था। हाकिम खानजई का रवैया भी इसके साथ निहायत बुरा था। हालांकि वो इस कबीले का सरदार था और सरदार हमेशा मोतदिल रवैये के मालिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक औरत पर ज्यादती करने से बाज नहीं आता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन देने के लिए जब हवेली वापस लौटा किसी खास मकसद के लिए, हाकिम खानजाई ने इसे शहर भेजा था, जहां इसे 2-3 दिन कयाम करना पड़ा। लेकिन इन 2-3 दिनों में इसका ख्याल हवेली में रहा। वो जानता था कि वो यहाँ वनी होकर आई है और इसके साथ किस तरह का रवैया रखा जाएगा। लेकिन फिर भी इसे उम्मीद थी कि जब सारे हकूक वो अपने नाम करवा चुका है तो घर के बाकी अफराद सारा मलबा इस पर डालते हुए दस्तबरदार हो जाएंगे कि हरीम इसकी बीवी है, चाहे वो इसके साथ जैसा रवैया इख्तियार करे। लेकिन इनको कोई हक नहीं था कि वो इस पर जुल्म ज्यादती करते। लेकिन वो नहीं जानता था कि हवेली में क्या कुछ हो चुका है। इस रात इसने पहली बार लैम्प की रोशनी में अपने बिस्तर पर सोई हुई इस नाजुक सी लड़की को देखा था और देखता रह गया। आज तक वो सिर्फ इन सुरमई आंखों की दीवानी पर उतरा हुआ शख्स था, लेकिन आज इनका पूरा हुस्न इसके सामने था। रुखसारों पर हल्की खड़च के निशान जैसे एक हल्का सा दाग थे, ताकि इस बेदाग हुस्न को किसी की नजर न लग जाए। बंद आंखें, दराज बल्कि छोटी सी सतवा नाक और गुलाबी होंठ, क्या कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता था? दिल बुरी तरह धड़क रहा था और इसने झिझकते हुए इसके लबों पर एक हल्की सी गुस्ताखी कर दी। पहली बार वो हक से इस पर झुका था और किसी वजूद की तपिश देती हुई निगाहों और लम्स के बायस वो तड़प उठी और बेताबी से बिफरते हुए दूर हुई थी। दिल पर हाथ रखकर वो बड़ी बड़ी आंखों को फैलाए इससे देखती रही थी, जबकि बाल चारों अतराफ में बिखर गए। वो इतनी हसीन थी कि सामने बैठे हुए शख्स को जेरे लब माशाल्लाह कहना पड़ा कि मुबादा इससे नजर ही न लगा दे। इससे सोचा था कि वो हसीन तरीन होगी, लेकिन इस हद तक वो कभी अंदाजा भी नहीं लगा पाया था। और इस रात खेल सब कुछ खत्म हो गया। इसके सामने सिर्फ इसकी मोहब्बत थी, वो लड़की जिसे वो टूट कर इश्क करता था। शेरदिल इनका करीबी मुलाजिम था और शहर में कयाम करते हुए इसने शेरदिल से सारी तफसील ले ली थी। हालांकि शेरदिल पंचायत में साफ मुकर गया था कि गुलरेज ने यह हादसाती तौर पर की है, इसमें इसकी कोई साजिश शामिल नहीं। वो साफ मुकर गया और सारी गवाही हाकिम खानजई के कहने पर गुलरेज खान के खिलाफ दी थी।
لیکن وہاں جا کر جب اس نے ساری تفصیل معلوم کی تو شیر دل نے کہہ دیا کہ وہ صرف ایک حادثہ تھا، اور حادثے کے باعث ہی یوسف خانزئی کو اتنی شدید ٹکر لگی۔ حالانکہ گلریز خان خود بھی اچھا خاصا بھوکلا گیا تھا، لیکن اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی رہی بات گواہی کی تو وہ برسوں سے اس حویلی کا ملازم رہا ہے، یہاں کا نمک کھایا ہے، اور ان کے خلاف گواہی دینے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنا بے داغ حسن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اگر میرے حق میں مجھے اتنا بے داغ حسن دستیاب ہے تو میں خوش قسمت ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی گردن کو لبوں سے چھو لیا تھا اور حریم نے نرمی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی تھی۔ خود پر ضبط کریں خان صاحب، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس کا ازالہ بھگتنا پڑے۔ اور اس نے سختی سے اس کے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے پشت پر ٹکا دیا۔ وہ سسک کر رہ گئی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے یہاں اتنے درد دیکھے ہیں کہ اب آپ سے ملے ہوئے درد کو برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے۔ وہ شکوہ کر رہی تھی یا اسے آگاہ کر رہی تھی، وہ سمجھ تو نہیں پایا، لیکن اس نے جھکتے ہوئے اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یہ آخری بار تھا، آج کے بعد تمہیں میری پناہوں میں رہتے ہوئے کسی بھی ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا۔ وہ اس رات نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کی مہربانیاں اسے کب تک نصیب ہوں گی، لیکن وہ شخص اسے جس طرح بےتابی سے اپنے قریب کرتے ہوئے حاصل کرا تھا، وہ ضرور کوئی جنونی خان یا سردار لگ رہا تھا جس پر خود کا ضبط ٹوٹ گیا ہو اور اب اسے پا لینا ہی اس کی مجبوری بن گیا ہو۔ سو اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ حیا کے باعث اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس نے خود کو خوابوں کی اس حسین وادی میں دھکیل دیا تھا جہاں حماد یوسف زئی اور اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں تھا، نہ ہی نور حاکم اور نہ ہی قبیلے کی رسم و رواج، بس وہ دو تھے اور ان کی محبت۔ اور اس رات اس پر ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ حریم کھٹک اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور اگلے دن ہی جب گھر والوں کو معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف حویلی رات واپس آ چکا ہے بلکہ رات دونوں نے ایک ساتھ کمرے میں گزاری ہے، تو حاکم خان زئی نے اسے بڑی سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ کہیں ویسا تو نہیں جو ہم سوچ رہے ہیں، اور وہ ان کی سخت نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر پایا۔ تم اس لڑکی کو اپنا دل بہلانے کے لیے تو استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر اس کی قربت تمہیں کمزور کر دے تو پھر تم سردار بننے کے قابل نہیں ہو۔ وہ بڑی سختی سے بات کر رہے تھے اور ان کے سامنے بیٹھا وہ زمین کو گھورتا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی قربت صرف ایک بدلہ ہو، صرف اسے تکلیف دینے کا عمل، یا پھر اسے اس کی تذلیل کر کے بدلہ لینا تاکہ کھٹک قبیلے کا مان ٹوٹ جائے؟ اس نے کہہ تو دیا کہ صرف حاکم خان زئی کا دل رکھنے کے لیے، تاکہ اسے اس لڑکی کی قربت سے دور نہ کیا جائے۔ لیکن دیواروں کے پاس کھڑی ہوئی لڑکی نے بے ساختہ اپنے دل کو تھام لیا تھا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ وہ لڑکا جس پر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر چکے ہے، وہ اس کی محبت اور قربت کو صرف ایک بدلہ تصور کرنے لگے۔ اس روز وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ بس بھری بھری نگاہوں سے اسے دیکھ کر، جو کہ اس کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی اور وہی اپنے سینے پر رکھا۔ یہ تعظیم کا ایک انداز تھا، یہاں رہ کر ہر ظلم و ستم برداشت کر لوں گی، لیکن آپ کی آغوش میں بہ کر آپ کی قربت میں رہتے ہوئے اسے بدلہ تصور نہیں کر سکتی۔ اور وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ دونوں طرف سے وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہ ایک سٹور روم نما کمرے میں شفٹ ہو گئی اور حماد نے یہی سوچا تھا کہ چند دنوں کا غصہ اتر جانے کے بعد وہ اسے قائل کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف قبیلے کا دباؤ تھا تو دوسری طرف اپنی محبت، اور وہ درمیان میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ہر بات پر طنز، ہر بات پر زیادتی، اور جب سے حماد نے لوگوں کو لگام ڈالی تھی وہ تو باز آ چکے تھے، لیکن زبان کی تیر چلانا بخوبی جانتے تھے۔ اور اس سارے معاملے میں سب سے بڑی خوشی تھی نور حاکم کو، جو خوشی سے سمٹتی چلی جا رہی تھی کہ خانسائی نے اس سے اپنے کمرے سے بے دخل کر دیا، اور وہ وقت دور نہیں جب اسے اپنی زندگی سے بھی بے دخل کر دیں گے۔ وہ چپ چاپ اپنے قدم واپس ہٹا کر لے گئی، حماد یوسف زئی کی محبت سے دور، جس کے قریب رہ کر صرف خسارہ اس کا مقدر بن جاتا۔ دن پر لگاتے اڑنے لگے اور وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بےتاب تھے۔ اور اس روز اس بات کو پورا 1.5 ہفتہ گزر چکا تھا جب کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کرواتے ہوئے وہ فرش پر گری تھی اور ملازمہ چیختے ہوئے باہر نکلی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے حماد یوسف زئی نے اس کی چیخوں پکار کو سنا تھا اور فوراً دوڑتے ہوئے کچن میں داخل ہوا جہاں وہ فرش پر گری ہوئی تھی۔ ایک لمحے میں اسے لگا تھا کہ جسم سے روح کا نکل جانا کیا ہوتا ہے۔ اس نے اسے باہوں میں بھر کر اپنے ساتھ لگا لیا۔
फौरन डॉक्टर साहबा को कॉल कर दी गई, जो इस इलाके की सबसे बड़ी और पुरानी डॉक्टर थी। वो इस वक्त अब इसके बिस्तर पर लेटी हुई थी जब डॉक्टर ने इसका तफसीली मुआयना किया और वो खबर इनके सामने रख दी जिसे सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। ये मां बनने वाली है और इसलिए ब्लड प्रेशर इशू की वजह से होशो हवास से बेगाना हो गई है। हाकिम खान ने हमाद यूसुफजई को देखा, जो बड़ी बेताबी से इसका सर अपनी आगोश में रखे इसके बालों को सहला रहा था। डॉक्टर के निकलते इन्होंने बड़ी तंजिया नजरों से अपने भतीजे को देखा था। तो ये था तुम्हारा बदला। नूर बस जख्मी आंखों से इस शख्स को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों की तरह बता रही थी कि हरीम इसके लिए कौन सी हैसियत रखती है। ये तुम्हारे खून को जन्म नहीं देगी और ना ही इस लड़की के जरिए तुम्हारी नस्ल परवान चढ़ेगी। अभी और इसी वक्त इसका पेट साफ करवाओ। वो ये हुक्म सादर करते हुए दरवाजे से निकल रहे थे जब हमाद यूसुफजई के लफ्जों ने इनके कदम रोक दिए। ये लड़की कहीं नहीं जाएगी और ना ये बच्चा, ये दोनों यही रहेंगे हमाद यूसुफजई की बीवी और बच्चे की हैसियत से। और इसके लफ्ज अल्फाज नहीं थे बल्कि बगावत का एक सिरा था। इसने साफ साफ लफ्जों में इकरार करते हुए कह दिया कि वह हरीम खटक से मोहब्बत करता है और बेपनाह मोहब्बत और इसे अपनी बीवी के दर्जे पर फायज कर चुका है। ये बच्चे इनकी जिंदगी में कोई मौतरा बनकर आया था और वो हरगिज नहीं चाहता था कि इसकी बीवी पर कोई गलत निगाह डाली जाए। ये बात पूरे कबीले में मशहूर हो गई। एक खास मुलाजमा को मुकर्रर कर दिया जो हर वक्त हरीम के पास होती और इसने सबको बावर करवा दिया था कि अगर किसी ने हरीम और इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद बदला लेने के लिए मद्दे मुकाबल आएगा। हाकिम खान ने इसके साथ बोलचाल बंद कर दी। वो शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अटका रहा और हरीम के साथ इस तरह का रवैया रखा था कि वो खुद को मोतबर तस्वुर करती थी। इन 7 माह में ऐसा कोई दिन नहीं था जहां जब इसे हमाद यूसुफजई की मोहब्बत मैसर नहीं आई, लेकिन फिर भी एक अंदेशा था कि शायद कबीले के दबाव में आकर वो इसे दस्तबरदार हो जाए। और नूर जाने कितनी बार गिड़गिड़ा कर इससे मोहब्बत की भीख मांग चुकी थी, लेकिन वह इस बात पर अटका हुआ था कि वो हरीम के अलावा किसी को हक नहीं दे सकता। और नूर ने फिर ऐसी चाल चली कि जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब इससे अंदाजा हो चुका था कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं, इसलिए इसे हर सूरत उंगली टेढ़ी करनी थी। इस रोज इसने अपनी खास मुलाजमा को आदर खान के पास भेजा ताकि वो मुखबर बनकर वहां खबर दे कि यहाँ हरीम के साथ कितना घिनौना सलूक किया जा रहा है। और वो हरीम की तरफ से खबर लेकर आए। वो पहले ही मुलाजमाओं और करीबी लोगों के जरिए हरीम के हालचाल से आगाह रहते थे, लेकिन इस बार इन्हें लगा कि खबर हरीम की तरफ से भेजी गई है क्योंकि हरीम इन्हें अपने हालात के बारे में आगाह करना चाहती है। और आदिल खान के साथ साथ इसके दोनों भाई भड़क उठे थे। वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि इनकी बहन के साथ जुल्म और ज्यादती की जाए। हालांकि वो चाहते थे कि अगर जई कबीले के लोग जान के बदले जान का मुतालबा करते हैं तो गुलरेज अपनी जान देने के लिए तैयार था। और इन्होंने ये शर्त आयद की थी कि इनकी बहन के साथ कोई सख्ती ज्यादती नहीं की जाएगी। पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने रात में हवेली पर हमला कर दिया और अंदर जाकर यह मुतालबा किया था कि अगर वो चाहते हैं कि सब यहाँ जिंदा और सलामत रहें तो हरीम के उनके हवाले करना पड़ेगा। और सबकी तवक्को के बरक्स हाकिम खान जई को पुष्ट पर हाथ बांधे बेफिक्र से खड़े रहे जैसे इन्हें कोई फर्क न पड़ता हो। इस रोज न जाने इसने कितने महीनों के बाद अपने भाइयों को सामने देखा था, लेकिन वो शख्स इसके सामने सप्लाई दीवार की तरह खड़ा था। देखो आदिल, ये मेरी है और मेरी रहेगी। तुम लोग मेरी बीवी को इस हवेली से ले जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकते, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। और आदिल ने पिस्टल इसकी कनपट्टी पर सजा दिया था। वो नहीं जानता था कि इस हवेली में गद्दार कौन है, लेकिन इस वक्त इसे अंदाजा हो रहा था कि हर एक की गद्दारी पर उतर आया, क्योंकि ये चाहता था कि हरीम इससे जुदा हो जाए, लेकिन वो हरीम को खुद से दूर भेजने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। वो अपने शौहर की पोर्ट सिटी की हुई अपनी, लेकिन दिल बुरी तरह धड़क उठा था। पूरा वजूद पेट के निचले हिस्सों में उठने वाले दर्द की वजह से बेहाल होकर वो फर्श पर बैठे हमाद पलटे हुए इसकी जानिब झुका था। हरीम, हरीम क्या हो रहा है? तुम्हें तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ चट्टान जैसा शख्स इसकी थोड़ी सी तकलीफ पर भी घबरा जाता था। आदिल खान खुद आगे बढ़ा, लेकिन हरीम ने इसके हाथों को झटकते हुए कह दिया कि वो अपने शौहर के साथ जाएगी। मैं इनके साथ नहीं आना चाहती क्योंकि वो हमाद से मोहब्बत करती है। आज वो अपने भाइयों के सामने इसके लिए डट कर खड़ी हो गई थी। दर्द के बावजूद वो सिर्फ हमाद का सहारा ले रही थी और हमाद ने इसे उठाकर सीने से लगा लिया और फौरी तौर पर इसके इलाके के हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। वो पूरी रात दर्द से तड़पती रही, दर्द से बेहाल थी,
लेकिन फिर भी हाकिम खान एक की जिद पर अटका हुआ था कि शहर ले जाने से बेहतर है कि वो यहीं बच्चे को डिलीवर करे। इसके पास सिर्फ यही रास्ता था कि इस लड़की को, इस आने वाले बच्चे को हमाद की जिंदगी से दूर करने का, क्योंकि ये लड़की इनकी बेटी की सेज में कांटा थी जो सारी उम्र जिसे चुभती रही। इसने वहां मौजूद अमले को इतने पैसे खिला दिए थे कि वो दर्द में तड़पती हुई हरीम को हाथ लगाने से भी गुरेज कर रहे थे और हमाद को कमरे से बाहर भेज चुका था। जब चीखें हद से बढ़ने लगी और हमाद का जब टूटा तो वो अंदर दाखिल हुआ और अमले की हालत देखकर हैरान रह गया। इसने फौरी तौर पर इसे उठाकर गाड़ी में मुंतकिल किया और शहर लेकर चला गया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इसकी हालत काफी तशवीशनाक हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करते हुए मां को तो बचा लिया, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। और ये इसका पहला खसारा नहीं था, ये अपनों की तरफ से दिया हुआ ऐसा जख्म था जिसके बायस इसे यकीन नहीं था कि गद्दारी इसके अपनों की जानिब से की गई थी। 2-3 दिनों तक तो वो मुकम्मल खामोश रहा, जैसे कि पानी की तरह पुरसकून और साकित। और हाकिम खान ने भी मुनाफिकाना तर्ज अमल को इख्तियार करते हुए बसदीली हमदर्दी कर दी। लेकिन हवेली वापस आने के बाद इसने इलाके के सारे अमले को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। तुम लोग जानते हो कि मैं जई कबीले का सरदार हूँ। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं यहाँ खड़े खड़े तुम लोगों को मौत की नींद सुला दूंगा। इसने अपना बच्चा खोया था, अपना खून खोया था और अपनी बीवी को मौत के मुंह से निकाल कर ले आया था। वो भला कैसे किसी को बख्श सकता था और मौत को सामने देख ले। इन सबको हकीकत को उगलते हुए कह दिया कि हाकिम खानजई का हुक्म था कि बच्चे के साथ माँ को भी अपनी नींद सुला देना है और इसीलिए अमला इनके खौफ की वजह से मदद नहीं कर पाया। इसे अंदाजा नहीं था कि इस हवेली में बेनाम सा सरदार बनकर वो कब तक इस कबीले की हिफाजत करता रहेगा। जो कबीला इसके साथ मुनाफिक हो चुका था, इसका अपना ताया जिसे वो हमेशा अब्बाजान कहता पुकारता था, इसके अपने घर वाले इसके साथ गद्दारी पर उतरे हुए थे और इसे यकीन था कि अगर वो मजीद इनके साथ रहेगा तो अपनी मोहब्बत को खो देगा। जाने कितनी देर वो मोहब्बत भरी नजरों से हरीम को देखता रहा और हरीम ने इसके दोनों हाथों को थाम लिया। मेरे ख्याल में जुदा हो जाना बेहतर है, एक जान गवा चुके और कितनी जाने गवाएंगे। इसने जाकर इसके माथे को छुआ। हरगिज नहीं, मैंने हाथ थामा था इस यकीन के साथ कि कभी नहीं छोड़ूंगा। सो मुमकिन ही नहीं कि मैं ये छोड़ दूं। मारे जाएंगे खान साईं, वो अपने खदशे बयान कर रही थी। ये तो और आसान हो जाएगा, इस कमर हो जाएगा। खानम वो इतनी संजीदा मामले में भी मुस्कुराने से बाज नहीं आया और वो इसकी मुस्कुराहट को देखती रह गई जिसकी वो दीवानी थी। इसने अब जो कुछ सोचा था वो इससे पीछे हटने वाला नहीं था। इसने वो सोचा था जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो नहीं जानता था कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन वो मजबूत कदमों पर खड़ा था और तय कर लिया था कि अब कुछ ना करने से कुछ करना ही बेहतर है। और इसे एक हफ्ते के अंदर अंदर इससे सारे मामला तय कर लिए थे। इस रोज इसने तमाम सरबराहान को पैगाम भेजा था कि पीपल के दरख्त के नीचे वो अपना सबसे कीमती फैसला सुनाने वाला है, जिसे सुनने के लिए तमाम सरबराहान को आना पड़ेगा, बशमूल खटक खानदान। पीपल के इस बड़े दरख्त के नीचे काफी देर से इसका इंतजार हो रहा था। हाकिम खानजई नहीं जानता था कि वो इनकी मर्जी के बगैर अब क्या फैसला करने जा रहा है। हवेली के तमाम मर्दों के साथ साथ तमाम कबाइल के सरदार भी मौजूद थे। आदिल खान भी अपने सारे भाइयों के हमरा वहां मौजूद था। हर एक को यही बेताबी थी कि वो क्या कहेगा। जब गाड़ी वहां पर रुकी और वो ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा था, अकेला बगैर किसी गार्ड के सहारे के इसने दूसरी जानिब जाकर दरवाजा खोला था और हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को उतार लिया। पहली बार किसी की बीवी पंचायत में आ रही थी। बाएतमाद तरीके से कदम उठाते हुए अपने शौहर के हमरा इसकी शॉल को पुश्त पर फैलाए, इस यकीन के साथ कि वो इस शेर मर्द की शेरनी है जो उसके पहलू में मुकम्मल हिफाजत में है। लोगों में तजस्सुस उभरा। हाकिम खानजई पहलू बदल कर रह गया। वो सरदार की कुर्सी पर आकर विराजमान हो गया। आज अपने फैसले का सरदार वो खुद ही था। ऊंची बड़ी पग जिसका वो वारिस था, इलाकाई शान, परेशान से वो विराजमान हुआ और अपनी बीवी को अपने पहलू में बैठा लिया। सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे जब इसने मुस्कुराते हुए बात का आगाज किया। मैं आप लोगों की आंखों के तजस्सुस को बखूबी देख रहा हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप सबके दिल में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है। यहाँ मैंने एक ऐसा फैसला सुनाने के लिए बुलाया जिसे सुनने के बाद शायद तुम में से कोई भी यकीन नहीं कर पाए, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि मैं जई कबीले का सरदार हमाद यूसुफ जई न सिर्फ अपने ओहदे से दस्तबरदार होता हूँ बल्कि जई कबीले के साथ ताल्लुक से भी दस्तबरदार होता हूँ। मेरे लिए सिर्फ मेरी जात की अहमियत है और मेरी बीवी की, हरीम हमाद खान।
हम आज इस रस्म रवाज को तोड़ते हुए हर रसूल को पस से पुश डालते हुए यह अहद करते हैं कि हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही हम किसी दुश्मनी की मद में एक दूसरे के साथ छोड़ेंगे। लोगों ने बगावत से सरगोशियां की थी, कुछ लोगों ने कह दिया इन्हें मौके पर खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो मुकम्मल हिफाजत के साथ वहां मौजूद था। इसने मीडिया और पुलिस को पहले खबरदार कर दिया था। पासपोर्ट, वीजा सब कुछ तैयार थे और इस रोज वो हर एक दुश्मनी को बस से पुश डालकर हर एक से ताल्लुक खत्म करते हुए अपनी बीवी को लेकर हमेशा के लिए बैरून मुल्क चला गया, जहां कोई सरहद नहीं थी, जहां इनकी मोहब्बत के लिए कोई हदूद मुकर्रर नहीं की गई, जहां किसी बदले की आड़ नहीं थी, जहां से मोहब्बत करने वाला हमाद खान था और इसकी मोहब्बतों से सराब होने वाली हरीम हमाद खान, जिसे मुकद्दर ने एक ऐसे शख्स से नवाजा था जो इसके लिए मौजज़ा खुदाबंदी था। कभी कभी मोहब्बत की खातिर हर एक चीज को पस से पुश डाल दिया करे, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में बेजा मुदाखलत और बेसकूनी का बायस बने, क्योंकि मोहब्बत का रिश्ता एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं।